Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है? इजी हियर। चलो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है दिल्ली सुल्तान। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के, मैं सच बता रही हूँ। अगर ढंग से एंजॉय करोगे ना तो यू विल लव इट, और एकदम ऐसे ऐसे लर्न हो जाता है ना ये कि फिर कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट हो जाता है। लेकिन आधे लोग मुझे लग रहा है इसके नाम से ही डर गए, इसलिए क्लास ही नहीं आए। No, ma'am. ओके अथर्व, गुड इवनिंग। बताओ अथर्व का सिस्टम इशू है तभी ही हैज कम टू द क्लास, एंड बाकी लेजी बच्चे। ओके सो आप ये बताओ, हो गया लैपटॉप। सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि सुल्तान क्या होता है? अथर्व बताएगा, ही टेल्स ऑल द आंसर्स। Ma'am, the Mughals called their kings sultans. वेरी गुड। देखो मुझे पता था कि अथर्व एकदम सही आंसर देगा, अथर्व ने सही आंसर दिया। यश किधर थे तुम? मैम हल्का लेट हो गया। थोड़ा कितना लेट हो गए? ट्रेन से आए हो क्या? ऑनलाइन ही तो आना था, कहीं से भी आ सकते थे, बेड पे से, मैं भूल गया था, अब क्लास भी थी इसलिए। छत के ऊपर से। लेकिन चलो अब आई गए हो तो अथर्व ने डेफिनेशन बताई है सुल्तान की। सुल्तान एक्चुअली एक टर्म है उर्दू में, उसका मतलब होता है जो चीफ होता है, जो हेड होता है। तो सुल्तान यूज करते थे टर्म जो मुगल लोग हैं वो अपने किंग के लिए। मुगल भी नहीं एक्चुअली, उनको आप पर्शियन ओरिजिन के मुस्लिम्स बोल सकते हैं। मुगल तो टर्म हम कब शुरू करते हैं, जब बाबर, अकबर और ये वाला हम अपने यहाँ जहांगीर, शाहजहां इनकी पढ़ते हैं ना जब इनके बारे में, तो इसको हम बोलते हैं मुगल किंगडम। अभी हमने मुगल टर्म यूज नहीं करना, अभी मुगल टर्म यूज करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी मुगल टर्म यूज नहीं करना है, इसीलिए तो टर्म सुल्तान निकाल के लेके आए हैं, वरना तो हम मुगल एम्परर ही लिख देते, फिर सुल्तान लिखने की क्या जरूरत है। तो जो शुरुआत करेंगे जब जो इंडिया है, मैंने बताया था ना, इंडिया के सर पे बैठा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सर पर बैठा है बगल में अफगानिस्तान। तो इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल एशिया। तो जो इंडिया में लोग जो थे वो अटैक कहाँ से करते थे? अथर्व बताएगा। अथर्व, इंडिया में लोग अटैक करने के लिए कहाँ से आते थे? मैम, तक्षशिला से। तक्षशिला से। और तक्षशिला फिलहाल कहाँ पड़ता है? फिलहाल ये अफगानिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान में पड़ता है ये रीजन। तो यानी सेंट्रल अफगानिस्तान से ही तो आया था ये इंडिया में इन्वेड करने के लिए। देखो सबको सब पता है इसको। तो सेंट्रल एशिया रीजन से बहुत सारी ट्राइब आती थी बीच बीच में हमसे लड़ाई करने। वो हुनास थे, उनमें मंगोल्स थे। तो यानी हम ये मान सकते हैं कि इंडियन कॉन्टिनेंट में पहले मुस्लिम लोग नहीं रहते थे, पहले हिंदू लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे मुस्लिम लोग सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए, यहाँ पर झगड़ा करके, और यहाँ पर उन्होंने अटैक करके दिल्ली और दिल्ली वाले एरिया को कंट्रोल कर लिया, और फिर वहां पर वो अपने आप को सुल्तान बुलाने लगे। तो तभी से ये टर्म पड़ गया दिल्ली सुल्तान। तो अभी मुगल्स नहीं आए, मुगल्स अभी 300-400 साल के बाद आएंगे, ठीक है? तो ये कोई नहीं कहेगा कि अभी मुगल आ गए इंडिया में, वाह 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 अब तो अकबर पढ़ने को मिल जाएगा। ना ना, अभी केवल सुल्तान आए। इतनी बात किसको समझ में आई? मैम मुझे आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर चलते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत, ठीक है? तो हम अब ये सबसे पहले दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली सुल्तान के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली में किस किस इंसान ने रूल करा है, ठीक है? तो अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था, और कावेरी डेल्टा के बारे में बाद हमने चोला किंग्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छी अच्छी चीजें कि उनको क्राफ्ट करनी आती थी, वो लोग नटराज के स्टैचूज बना पाते थे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है चैप्टर 2 में? पढ़ी है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है डोंट वरी, रिवीजन होगा तो पता चलेगा। फिर चैप्टर 2 में हमने चोला किंगडम के बारे में पढ़ा, तो वही लिखा हुआ है कि चोला किंगडम की जो किंगडम थी वो बेटा कावेरी डेल्टा में थी। तो फर्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर में हमने एक किंग के बारे में पढ़ा, अब हम तो हमने वहां पर कावेरी डेल्टा के किंग के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली के बारे में। तो अगर किसी को पीछे के 2-4 लाइन समझ में भी नहीं आए, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करो। तो दिल्ली में जिन लोगों ने रूल किया है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे तोमारा राजपूत। तो तोमारा राजपूत एक राजपूत राजा थे वो लोग,
और उन्होंने अपने जब उनका किंगडम था उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज भी दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, लेकिन आज कोई किंग नहीं है, आज हम लोग कंट्री हैं और कंट्री का डेमोक्रेटिक कैपिटल है दिल्ली। लेकिन तोमारा राजपूत वो लोग फर्स्ट राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली को एज अ कैपिटल यूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गए कि नहीं? एक क्वेश्चन तो हो गया कि दिल्ली सबसे पहले कैपिटल किस किंग के अंदर बनी। आंसर हो जाएगा तोमारा राजपूत। और फिर क्या हुआ, तो वो तोमारा राजपूत पे कुछ टाइम तक दिल्ली में रूल करा, लेकिन फिर 12th सेंचुरी के आसपास, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? मैम 21st। वेरी गुड, अभी चल रही है 21st सेंचुरी। तो वो ये बात चल रही है 21st को उल्टा कर दो 12th सेंचुरी की, यानी आज से तकरीबन 900 साल पहले। तो 12th सेंचुरी के आसपास की बात है कि जो तोमारा राजपूत थे वो लोगों को हरा दिया गया। उनकी कैपिटल थी दिल्ली, बट फिर उनको हरा दिया। किसने हरा दिया? चौहान लोगों ने। तो चौहान लोग जिनको चाहमनाज भी बोलते हैं, तो चाहमना और चौहान एक ही लोग है। चाहमना और चौहान लोगों ने तोमारा राजपूत को हरा दिया। और वो लोग चौहान लोग थे, वो कहाँ से आए थे? राजस्थान वाले रीजन से, जिसका नाम है अजमेर। तो अजमेर के जो चौहान लोग हैं उन्होंने तोमारा राजपूत को हटा दिया। तोमारा और चौहान की वजह से ही दिल्ली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल बन गया, क्योंकि तोमारा राजपूत ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो वो लोग बहुत सारे काम करने लगे दिल्ली में, अच्छी अच्छी वो लोग क्राफ्ट की और वर्कशॉप वगैरह लगाने लगे। तो जब चौहान लोगों ने तोमारा राजपूत को हराया तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर ही कब्जा किया, क्योंकि दिल्ली सेंटर था। किसका सेंटर था? तोमारा राजपूत का। तो अगर तोमारा राजपूत को हराना है तो हमको तो दिल्ली को कब्जा करना पड़ेगा। तो चौहान लोगों ने फटाफट दिल्ली को कब्जा कर लिया। तो जब उन्होंने दिल्ली को कब्जा कर लिया तभी से दिल्ली का इंपॉर्टेंस हो गया और दिल्ली का धीरे धीरे बहुत सारा नाम हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया, तो नाम हो जाएगा तोमारा राजपूत ने। और फिर उनको किसने हराया? तो उनको चौहान ने हरा दिया अराउंड 12th सेंचुरी के बाद। चलो फिर आगे की बात देखते हैं। तो 12th सेंचुरी के आसपास तक आते आते दिल्ली का काफी सारा नाम हो गया था बिकॉज ऑफ दी चौहान एंड तोमाराज। और दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर में कन्वर्ट हो गया। और दिल्ली इतना फेमस हो गया कि सेंट्रल एशिया में जो ट्राइब लोग रहती थी, जो लोग इंडिया पे अटैक करते थे और वो हमारे यहाँ से बहुत सारा सोना वोना चोरी करके ले जाते थे, क्योंकि वो लोग तो चोर थे और इंडिया के पास तो बहुत मनी था, तो वो अटैक करके आते थे और ढेर सारा यहाँ से सोना चांदी सब भर के ले जाते थे और वहां ले जाकर के सेंट्रल एशिया में बड़े बड़े किले बनाते थे। समझ गए? तो जो कैपिटल है ना गजनी और बड़ी बड़ी सिटीज बनी है ना जो सेंट्रल एशिया में, वो सारी सिटीज इंडिया के चुराए हुए पैसों से ही बनी है। इनफैक्ट यूरोप में भी जो ब्रिटेन और लंदन ये सब बना है ना, ये सब भी इंडिया से चुराए हुए पैसों से ही बनाया है ब्रिटिशर्स ने। तो एक तरह से देखा जाए तो हम बहुत रिच थे, हमारे यहाँ से लोग सामान चोरी कर ले जाते थे और अपने वहां जाकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। तो हम रईस है कि नहीं है? हम खानदानी रईस है। हम सोने की मुर्गी बोला जाता है। क्या बेटा? मैम इंडिया को सोने की मुर्गी भी बोला जाता था। मुर्गी नहीं बोलते थे, अरे उल्लू, चिड़िया बोलते थे। चिड़िया, मुर्गी कौन बोल रहा है? नो मैम शायद से वही बोलते थे। सोने की मुर्गी नहीं पता बोलते थे, सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। अरे बाप रे बाप, मुर्गी बोल रहे हो तुम? किसी और के सामने मत बोलते ना, बोलेंगे क्या कौन है आपके एसएसटी टीचर जिसने ये बताया कि इंडिया को सोने की मुर्गी बोलते थे? नो, नॉट सोने की मुर्गी, सोने की चिड़िया। ये गलती कभी नहीं करना। देखो ओके। तो बात कहाँ से शुरू होती है? बात होती है कि फिर 12th सेंचुरी में बहुत ज्यादा दिल्ली फेमस हो गया और दिल्ली इतना फेमस हो गया कि दिल्ली को बना दिया गया कॉमर्शियल सेंटर और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्रेड वगैरह करने लग गए। तो धीरे धीरे दिल्ली में जैन लोग जो मर्चेंट लोग थे, यानी व्यापारी लोग जिनको व्यापार करके पैसा कमाते थे, तो मर्चेंट लोग दिल्ली में आके रहने लगे। और दिल्ली में फिर पॉइंट भी, जो कॉइन है, कॉइन मतलब सिक्के, मिंट मतलब सिक्के बनाना, तो कॉइन मिंटिंग होने लगी दिल्ली में। तो धीरे धीरे देखोगे कि दिल्ली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और दिल्ली की वजह से आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा सिक्के वगैरह सर्कुलेट होने लग गए। तो ये तो हमने ये जान लिया कि दिल्ली इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही हमको ये पता चल गया कि दिल्ली इंपॉर्टेंट है, हम फटाक से ये पता लगा लेंगे। ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके पीछे सब लोग भागते हैं, है बात की नहीं? क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज में फायदा है, उसके पीछे सब लोग भागेंगे। तो जब दिल्ली इतनी फेमस हो गई और दिल्ली में सिक्के होने लगे, डेवलप मिंटिंग होने लगी कॉइन्स की, जब दिल्ली में ट्रेडिंग होने लगी, दिल्ली में ट्रेड अच्छे अच्छे कारखाने बन गए दिल्ली में, और जब दिल्ली में बहुत सारा पैसा आ गया और दिल्ली कैपिटल बन गई, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो सेंट्रल एशिया के लोगों को लगता कि अरे दिल्ली इतना रिच है, दिल्ली में इतनी सारी चीजें, चलो दिल्ली को लूटा जाए। समझ गए? तो फिर वो लोग आए सेंट्रल एशिया से अटैक करके और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया was the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। और जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी से,
तब तक दिल्ली बहुत ज्यादा फेमस हो गई है और दिल्ली में बहुत ज्यादा दिल्ली में हेलो हेलो हेमंत, और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो आसपास के रीजन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, फिर दिल्ली में जब दिल्ली में लोगों ने अटैक करा और दिल्ली को कंट्रोल करा सेंट्रल एशिया के लोगों ने, तो उनको बोला गया दिल्ली सुल्तान, यानी वो सुल्तान जो दिल्ली में रहते हैं, और सुल्तान का मतलब चीफ। तो यानी दिल्ली में जो लोग चीफ बैठे हुए हैं, जो लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, उनका नाम है दिल्ली सुल्तान। और दिल्ली सुल्तान दिल्ली के बारे में सुन करके दिल्ली पे अटैक करने आए थे, लेकिन दिल्ली आने के बाद में उन्होंने दिल्ली में और भी चीजें डेवलप करी। क्या डेवलप करा, जब वो दिल्ली में आए तो फिर उन्होंने बहुत सारी सिटीज बना दी दिल्ली के आसपास, जिसको बोलते हैं दिल्ली कुना, सीरी, जहांपना। तो एक जो दिल्ली फोर्ट था उसके आसपास आजकल सीरी फोर्ट, जहांपना, तुगलकाबाद, ये सब धीरे धीरे डेवलप हो गया फिर दिल्ली के आसपास। क्यों? क्योंकि दिल्ली फेमस हो गई और सब लोग दिल्ली को डेवलप करने लगे। तो अब हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके पेज नंबर 2 में, और जिसके पास जिस धर्म की किताब हो उसकी किताब में रूलर्स के नेम लिखे हुए हैं। अपने अपनी धर्मों की किताब में देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले दिल्ली को जो सेंटर बनाया वो बनाया तोमाराज ने। वो मैंने अभी भी बताया कि तोमाराज लोगों ने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया। तोमाराज के पास में अंगापाला, फिर चौहान, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम है पृथ्वीराज चौहान का। तो यानी दिल्ली जो है वो 11th-12th सेंचुरी के आसपास ही फेमस होना शुरू हुई। उसके पहले तो कोई दिल्ली का नाम भी नहीं जानता था। उसके पहले सबसे ज्यादा फेमस बताओ क्या जगह थी, कोई बताएगा? कन्नौज, बंगाल, और तमिलनाडु, और गुजरात, वैशाली, मथुरा, मथुरा, वैशाली और बनारस। ये वैशाली और मथुरा स्पेशली ये बहुत ज्यादा फेमस थे पहले, समझ गए? जो 10th सेंचुरी से पहले दिल्ली में उतना फेमस लोग नहीं थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल 12th सेंचुरी से ही फेमस होना शुरू हुआ। और आज तो दिल्ली एक वर्ल्ड वाइड नेम है, आज दिल्ली बहुत फेमस है, सब लोग दिल्ली को जानते हैं। चलो धीरे धीरे करके दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली सुल्तान के बारे में पता लगाने में हमको ये पता चला कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन क्या होता है? 7th में पढ़ा होगा, मुझे बताओ व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। सॉरी 6 में पढ़ा होगा, मुझे बताओ। Ma'am, the records that are written in the copper tablets or the walls of temples are known as inscriptions. Ma'am, the records which we have been written and the data they are written in the hard surface. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ची 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 ची। The records that are written in the copper tablets or the walls of temples. वेरी गुड। कॉपर प्लेट्स पे लिखा। इंस्क्रिप्शन का मतलब कोई भी चीज को खोद करके लिखना। मान लो ये कॉपर की प्लेट है, इस पे मैंने ऐसे 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 करके डिजाइन बना दी। हाँ बोलो हेमंत। Ma'am, carved. कार्ड, Ma'am, carved. कार्ड, C-A-R-V-E-D. कार्व्ड। ओके ओके, कार्व्ड, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। कार्विंग, कार्विंग क्या होती है? कार्विंग भी खोदने की टेक्निक होती है। तो इंस्क्रिप्शन मतलब मेटल प्लेट पे कोई कार्विंग की गई है, पत्थरों पे कुछ किया गया है। तो इंस्क्रिप्शन एक रिटन रिकॉर्ड्स टाइप से है which are done over the stone surfaces or the metal surfaces in the carved format or in the digging format, ताकि वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन एक सोर्स है जिससे हमको किसके बारे में पता चलता है? हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. तो एक क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। क्या कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 डन बाय अस। Which ruler ruled the Delhi first? आंसर बताओ। Ma'am, कुमारा राजपूत. तुम्हारा वेरी गुड, क्योंकि हम बहुत अक्लमंद हैं। और इसका नाम था तोमारा, तोमारा राजपूत। और एक तरह से अगर हम लोग इसका नाम बिगाड़ दे तो इसका नाम है तुम्हारा राजपूत। तुम्हारा राजपूत है कि नहीं? मैम तुम्हारा की तुम्हारा? हाँ मैम बोलो बेटा। मैम ये जो वो एनसीईआरटी में लिखा है मैम, उसमें ना तुम्हारा डायनेस्टी में तो सबसे जिसमें वो किंग का रूल किया था उसका नाम भी लिखा है। नाम भी मैम उसका नाम अनंगा पालास लिखा है। ना बच्चा, अनंग पालास जो है वो तुम्हारा के बाद आया बेटा। सबसे पहले तोमारास, और अनंगा पालास किसी का नाम नहीं है। अनंगा नेम है और पालास जो है वो रूलर्स का नाम है।
आर दी रूलर जिन्होंने बिहार के आसपास वाले रीजन में रूल करा है, उनका नाम है पालाज। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने दिल्ली को रूल किया है उनका नाम तोमारा राजपूत ही है, समझ गए। पालाज दूसरे लोग हैं, उन्होंने तोमारा के बाद रूल करा है। ओके, तो जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में स्टार्टिंग से लिखा हुआ है कि सबसे पहले तोमारा राजपूत ने किया, फिर उसके बाद अनंगा पालाज ने किया, और पालाज के बाद फिर चौहान ने किया। वो दिया हुआ है कि सबसे पहले किसने रूल किया, उसके बाद दिल्ली को किसने रूल किया, उसके बाद दिल्ली को किसने रूल किया। लेकिन हमारा जो आंसर है वो है तोमारा राजपूत। लेकिन अब से हम फिर से सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये पता लगता है कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन और आर्किटेक्चर को देखकर हमें बहुत सारी हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन मिलती है जो दिल्ली सुल्तान के बारे में है, समझ गए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि दिल्ली सुल्तान के बारे में हम किन चीजों को देख के पता लगा सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ओके, आर्किटेक्चर, इनको देख करके हम किसके बारे में पता लगा सकते हैं? रिसोर्सेज फॉर फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि दिल्ली सुल्तान के बारे में हम किन चीजों से पता लगा सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि मैम अगर हम इंस्क्रिप्शन को देखें, कॉइन्स को देखें, आर्किटेक्चर को देखें तो हमको पता लग जाएगा कि दिल्ली सुल्तान क्या करते थे। और ये मोस्टली बेटा किस में लिखी गई है? मोस्टली रिटन इन पर्शियन, क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन। तो वो लोग जो भी चीजें लिख के गए हैं इंडिया में, चाहे वो कॉइन हो चाहे इंस्क्रिप्शन हो, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिख के गए हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स वगैरह है, ये सब पर्शियन लैंग्वेज में है और इनको पढ़ के हमको दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चल जाता है। बात सही है कि नहीं? यस मैम। ओके, तो ये भी बात हमारी एकदम क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली सुल्तान के बारे में और कैसे जाना जाए। चलो ठीक है। पर्शियन जो पर्शियन लोग रिकॉर्ड रखते थे उसको बोलते थे बेटा तारीख और तवारीख, समझ गए? मैम क्या? पर्शियन लोग जो रिकॉर्ड लिखते थे, पर्शियन लोग जो रिकॉर्ड लिखते थे उस रिकॉर्ड का नाम था तारीख और तवारीख। तो तारीख और तवारीख जो है ये लोग पर्शियन राइटर्स लिखते थे और इन्हीं के फॉर्मेट में इन्होंने हिस्ट्री लिखी है उस समय की, जिनसे हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में पता लगता है। तो ऑथर ऑफ जो तवारीख थे, यानी तवारीख क्या कोई भी चीज, कोई भी इंसान तवारीख बन सकता है क्या? सोच के बताओ, तवारीख कोई भी इंसान बन सकता है। मैं बोलूं जैसे हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में बुक लिखते हैं ना, माइक ऑफ करो, जो लोग बोल नहीं रहे वो माइक ऑफ करो, घर के तुम लोगों के घरों की आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग आज हिंदी और इंग्लिश में बुक लिखते हैं, वैसे ही पर्शियन राइटर जो लिखते थे उसका नाम था तारीख या तवारीख, समझ गए। और तारीख और तवारीख लिखने के लिए उनको नॉलेज होनी पड़ती होगी कि नहीं, ये बताओ। तारीख और तवारीख क्या ऐसे ही लिखे जाएगा बिना पढ़े लिखे? तो यानी कि जो लोग तारीख और तवारीख लिखते थे, they used to be very learned man, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियर, यानी या तो वो राजा के दरबार में बैठते थे, या तो वो पोएट थे, या तो वो सेक्रेटरी मतलब उसके सलाहकार वगैरह थे, ठीक है। तो वो रूलर्स को एडवाइस देते थे बहुत सारे गवर्नेंस के मैटर में, मतलब कि कैसे राज्य को चलाया जाए। जैसे चाणक्य एडवाइस देते थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जिस तरह बीरबल एडवाइस देते थे अकबर को, उसी तरह के लोग थे जो दिल्ली सुल्तान के टाइम में थे। उन लोग सुल्तान को एडवाइस देते थे और उनको हम लोग क्या बोलते थे? उनको हम लोग बोलते थे लर्नेड मैन। और वो जो किताबें लिखते थे उन किताबों का नाम था तवारीख, समझ गए कि नहीं? ओके मैम। का नाम बताऊं? हाँ बोलो। तारीख पे तारीख। तो इससे हमें क्या याद रखना है? तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे तारीख। कौन लिख रहा है? तुम्हारा सुल्तान। तो सब ऐसे याद कर लोगे और सब याद हो जाएगा, ठीक है। ऑथर्स ऑफ जो तवारीख है, और तवारीख के बारे में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तवारीख जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तवारीख ही वो डिटेल है जिनसे हमें पर्शियन लोगों के बारे में या फिर दिल्ली सुल्तान के बारे में पता लगता है। तो तवारीख के जो वो थे, ऑथर लोग थे, वो सिटी में रहते थे, यानी मेनली वो लोग दिल्ली वाले रीजन में रहते थे, और वो कभी बहुत कम होते थे जो विलेजेस में रहते थे। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे सुल्तान लोगों की, जितने भी लोगों ने दिल्ली में रूल करा है, उन सारे सुल्तान के बारे में उन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ लिखा है। और वो लोग अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे सुल्तान के बारे में। बताओ क्यों?
बताओ। ताकि उन्हें अगर प्रमोशन, क्या बोल रहे हो? ताकि उन्हें प्रमोशन मिले। वेरी गुड, क्योंकि जो तवारीख के राइटर होते थे वो दिल्ली सुल्तान के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे, ताकि उनको लगता था कि ताकि उनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिले सुल्तान की तरफ से। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि तवारीख में जो लिखा हो वो सब सच ही हो और सुल्तान उतना अच्छा ही हो सकता है किसी ने तवारीख में जानबूझ करके अच्छा अच्छा लिखा हो ताकि सुल्तान उसको ढेर सारी चीजें दे। बात सही है कि नहीं? तो तवारीख के बारे में पता लग गया। ये जो तवारीख के ऑथर होते थे ये लोग बहुत बहुत बार जो किंग के सेक्रेटरी या फिर एडवाइजर भी होते थे, और ये लोग किंग को एडवाइस देते थे कि कैसे एक अच्छे रूल को चलाया जाए, कैसे एक आइडियल सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, यानी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े ना हो, लोग आपस में दंगा ना करे, या फिर लोग आसानी से टैक्स पे करे, सब लोग राजा को पसंद करे, सुल्तान को सब लोग प्यार करे। तो इन सारी चीजों पे ये लोग सलाह देते थे सुल्तान को, ठीक है। और वो लोग हमेशा क्या बोलते थे कि ये बोलते थे कि जो सुल्तान है या फिर जो सोशल ऑर्डर चल रहा है, यानी कि सुल्तान गद्दी पर बैठ रहा है तो सुल्तान का बेटा गद्दी पर बैठे, तो वो ये बोलते थे कि जो हम गद्दी है ये बर्थ राइट है, समझ गए। तो तवारीख वाले जो लोग थे वो लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बर्थ राइट में बिलीव करते थे कि बर्थ राइट का मतलब कि सुल्तान को तो पैदा होते ही अधिकार मिल गया कि वो गद्दी पर ही बैठेगा। इलेक्शन डेमोक्रेसी से तो कोई मतलब ही नहीं इनको, मतलब बर्थ राइट है सुल्तान का लोगों पर राज करना। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी ये लोग बिलीव करते थे क्योंकि ये लोग औरतों को आदमियों के इक्वल नहीं मानते थे। तो अब आगे की थोड़ी स्टोरी पढ़ते हैं। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश, तो 1236 में एक सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश और उसकी डॉटर थी, डॉटर का नाम था रजिया, समझ गए। तो सुल्तान, अब बताया मैंने अभी क्या बताया, यस तो मैंने अभी क्या बताया कि ये लोग जो तवारीख जो लिखते थे, जो लोग एडवाइजर थे किंग के, वो लोग ही तवारीख लिखते थे और उन्हीं से हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। लेकिन ये लोग हमेशा सही बात नहीं लिखते थे और ये लोग केवल रिवॉर्ड की वजह से अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे बहुत बारी। और ये लोग किस पे बिलीव करते थे, ये लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी बिलीव करते थे। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये लोग बिलीव करते थे, तो इस वजह से जो एक सुल्तान था 1236 में दिल्ली का, उसका नाम था इल्तुतमिश और उसकी डॉटर का नाम था रजिया। अभी इल्तुतमिश के कोई ना वैसे बेटा नहीं था, लेकिन जो इल्तुतमिश की डॉटर थी वो जब सुल्तान बनी तो लोगों ने, जो नोबल लोग थे, जो सलाहकार थे किंग ने, बहुत लोगों ने अपोज किया, समझ गए, क्योंकि वो डॉटर थी और डॉटर और बेटे मतलब डॉटर और बॉय को उस वक्त सन को इक्वल नहीं मानते थे। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन 1236 में था जो रजिया को फेस करना पड़ा। लेकिन रजिया ने बात नहीं मानी, रजिया तो सुल्तान बन के ही रही। तो रजिया का नाम क्या रख दिया गया, रजिया का नाम रख दिया गया रजिया सुल्तान। तो रजिया भी एक सुल्तान थी, समझ गए। बहुत बार हैंग हो रही हो। हैंग हो रही है क्या? ये पता है ये दिक्कत पिछले क्लास में भी चल रही थी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जो इल्तुतमिश है और मैम उसके जो पापा थे उन्होंने वो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन वो बीच में ही मर गए थे। तो वो जो इल्तुतमिश था उसने वो कुतुब मीनार पूरी करी थी। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनानी शुरू नहीं करी थी बेटा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनानी शुरू करी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक फ्लोर बनवा के गया था। कुतुब मीनार 3 फ्लोर की है ना, 3 है या 4 है? तो वो जो लंबी है, अरे तो लंबी है बट जो फ्लोर वाइज लंबी है ना, वो तो जो कुतुब मीनार की स्टार्टिंग थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, तभी उसके नाम पे उसका नाम कुतुब मीनार रखा है क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फर्स्ट फ्लोर ही पूरा करवा पाया था और मर गया था। उसके बाद में जो है वो इल्तुतमिश ने उसका सेकंड फ्लोर बनवाया और इल्तुतमिश के बाद में भी जो लोग आते रहे उन्होंने भी कुतुब मीनार में फिर भी धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट करा है। यानी कुतुब मीनार बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनवाई है, लेकिन उसकी शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये मैं बाद में बताने वाली थी, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ कि ये लोग जो क्रॉनिकलर लोग थे, जो लोग लिखते थे सुल्तान के बारे में, तवारीख लिखते थे, ये लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते थे। और 1236 में क्या होता है, जो सुल्तान इल्तुतमिश थी, इल्तुतमिश था, उसकी जो डॉटर थी रजिया, वो सुल्तान बन जाती है। और उस वक्त एक क्रॉनिकलर है। क्रॉनिकलर कौन होता है? क्रॉनिकलर वो होता है बेटा जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो क्रॉनिकलर मतलब जो उस वक्त जो रिकॉर्ड, एक तरह से राइटर ही मान लो, लेकिन जैसे आज हम लोग अपना ट्रैवलॉग लिखते हैं कि ट्रैवल करते जाते हैं और वो फिर इंस्टाग्राम में अपडेट करते जाते हैं, उसको ट्रैवलॉग मानते हैं। उस वक्त लोग क्रॉनिकलर लिखते थे कि लोग जहां जहां जाते थे उन चीजों का जो चीज मतलब इंफॉर्मेशन थी उसको इकट्ठा करके लिखते थे। तो उस वक्त क्या बेटा? मैम ट्रैवल व्लॉग।
VLOG। हाँ, ट्रैवल लॉग होता है, उसका पूरा नाम ट्रैवल लॉग है ना। मैम मैं समझ ही नहीं पा रहा था आप क्या बोल रहे थे। अच्छा, मैं ट्रैवल लॉग की बात कर रही हूँ। आजकल क्या होता है, आपने सब लोग का इंस्टाग्राम देखा है, जो लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको अपडेट करते चले जाते हैं, उसको लॉगिंग बोलते हैं। तो आज हमने उसका नाम अलग कर दिया है, लेकिन उस वक्त के लोगों को, जो लोग चीजें इकट्ठा करते थे, मान लो कि उस वक्त तुम यहाँ से यूरोप से लेकर के इंडिया तक ट्रैवल कर रहे हो और जहां जहां तुमने नई नई चीजें देखी, नए नए लोगों से तुम मिले, उसका तुम रिकॉर्ड मेंटेन करते जा रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? क्रॉनिकल बोलोगे ना उसको। और जो इंसान करता है उसका नाम क्रॉनिकलर था। तो ऐसे ही जब रजिया सुल्तान बनी तो उस वक्त एक क्रॉनिकलर था, उसका नाम था मिनज ए सिराज। उसका नाम क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1236 में रजिया बनी दिल्ली की सुल्तान। क्या बनी? दिल्ली की सुल्तान। दिल्ली की सुल्तान। 1236 में रजिया बनी दिल्ली सुल्तान, ठीक। और उस वक्त एक क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर यानी वो लोग जो इकट्ठे करते हैं हिस्ट्री के अकाउंट्स, उसका नाम था मिनहज। ए को लिखते हैं, ए को इंग्लिश में आई से डिनोट करते हैं, मिनहज ए सिराज, ये क्रॉनिकलर था, ठीक है। तो मिनहज ए सिराज ने ये बताया है कि रजिया जो थी वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थी, यानी मिनहज ए सिराज एक अकाउंट लिख रहा था, फिर जब उसने 1236 में रजिया को देखा और रजिया के बारे में पता लगाया कि रजिया क्यों सुल्तान बन गई, क्या तो लड़के सुल्तान बनते, तब उसको ये पता लगा कि रजिया जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थी सुल्तान बनने के लिए। तो मिनहज ए सिराज ये बोलता है कि जो रजिया थी वो बहुत क्वालिफाइड थी और अपने सारे ब्रदर्स से वो ज्यादा क्वालिफाइड थी, इसीलिए रजिया को सुल्तान बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसके सुल्तान बनने पे बहुत ज्यादा लोग बहुत खुश थे, उसके सुल्तान बनने पे बहुत सारे नोबल्स जो थे। हाँ बेटा, मेरे को क्यों लग रहा है मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। हो सकता है कि बचपन में किसी ने आपको स्टोरी सुनाई हो, या हो सकता है कि डेजावू हो रहा हो कि पहले तुम क्लास 7 में पढ़ चुके हो और तुम्हें पता नहीं है और तुम भूल गए हो। नहीं मैम, क्योंकि मैंने स्कूल में किया इसलिए। हाँ, तो जब आंसर पता है तो क्यों पूछ रहे हो? कंफ्यूज करते हो मुझको, उल्टा लटकाऊंगी तुमको। रजिया सुल्तान क्यों बनाया? सुल्तानी क्यों नहीं? रजिया सुल्तानी। रजिया सुल्तानी नहीं, उसका तब वो लोग जैसे उसका नाम रजिया सुल्तान इसीलिए क्योंकि सुल्तानी उस वक्त कोई टाइटल नहीं था, उस वक्त एक ही टाइटल था सुल्तान, और रजिया के लिए कोई नया टाइटल नहीं बनाया गया, रजिया को भी सुल्तान ही बना दिया गया। और सुल्तान कहने से ये फेमस हो गया कि लड़की भी सुल्तान बन सकती है। तो मीना जो सिराज है उसने ये बताया कि रजिया जो थी वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थी और अपने सारे ब्रदर्स से भी ज्यादा क्वालिफाइड थी, इसीलिए रजिया को बनाया गया सुल्तान। और ऐसा नहीं कि रजिया के सुल्तान बनने में लोग बहुत खुश थे, बहुत सारे नोबल्स थे जो रजिया के सुल्तान बनने पे वर नॉट हैप्पी, उनको तो रजिया पसंद ही नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी लड़की सुल्तान बने, लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान बन जाती है, ठीक है। और उसको लेकिन फिर भी ज्यादा दिनों तक वो नहीं सुल्तान रह पाती है। तो 36 में वो बनती है सुल्तान और 4 साल के अंदर ही अंदर नोबल्स लोग उसको हटवा देते हैं, तो 1240 में वो रिमूव कर दी जाती है थ्रोन से, उसको जबरदस्ती वो लोग थ्रोन से हटा देते हैं, समझ गए? हाँ बेटा, हम उसको मार दिया था ना ऐसे। हाँ तो मार दिया, लेकिन हटवा देते हैं थ्रोन से भी, उसको हटवा देते हैं, वो वैसे तो वो मरी जाती है लेकिन उसको थ्रोन से भी वो हटवा देते हैं प्रॉपर, कि तुम थ्रोन में नहीं बैठ सकती, क्योंकि जैसे ही वो थ्रोन पे बैठती वैसे ही उसके खिलाफ वो लोग साजिश वगैरह शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है बलबन। तो बलबन ही किंग है जिसने जो इल्तुतमिश की जो वो है सत्ता, उसको हटा दिया पूरा और फिर वहां पे बैठ गया। तो जब रजिया मर जाती है तो उसके बाद दिल्ली के थ्रोन पर बैठता है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। किसी ने बलबन का नाम सुना है पहले? क्या? नहीं मैंने बलगम सुना है। बलगम नहीं, बलबम, बलबन। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे हैं यहाँ पर गंदे गंदे। गयासुद्दीन तो रजिया जो है 1236 में बनती है सुल्तान और 1240 4 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है दिल्ली में। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, रजिया की और क्रॉनिकलर मिनहज ए सिराज की स्टोरी काफी है। आगे हम लोग दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक छोटे से टाउन से, गैरिसन टाउन का बेटा मतलब होता है जहां पर सिपाही लोग इकट्ठा होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो एक गैरिसन टाउन था पहले दिल्ली, यानी
दिल्ली को एक किले की तरह यूज किया जाता था कि दिल्ली में एक फोर्ट बना दिया और फोर्ट के अंदर किंग रह गया ताकि किंग प्रोटेक्टेड रहे और आसपास सेना रहती थी। लेकिन उस छोटे से गैरिसन टाउन यानी ऐसे किले जैसे टाउन से ये पूरा एक दिल्ली एम्पायर में कन्वर्ट हो गया, और जब तक मुगल एम्परर अकबर आया तब तक दिल्ली एक पूरा एम्पायर बन चुका था, और दिल्ली की सीट पे जो बैठने लगा था, फिर लोग ऐसा मानने लगे थे वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। तो एक छोटा सा टाउन जो कि पहले फोर्ट की तरह यूज होता था, जहां पे किंग अपने आप को केवल प्रोटेक्ट करता था, धीरे धीरे उसका स्टेटस इतना बढ़ गया कि उस जगह पे जो बैठेगा वो पूरी दुनिया को या पूरे इंडिया को राज करेगा। तो ये देखते हैं दिल्ली ने ये सफर कैसे तय किया। तो गैरिसन टाउन से एक जो एम्पायर में दिल्ली कन्वर्ट हुआ, तो दिल्ली का एक्सपेंशन कैसे हुआ चलो देखते हैं। 13वीं सेंचुरी में जो दिल्ली का कंट्रोल था वो जो दिल्ली जहां 13वीं सेंचुरी में भी सुल्तान लोग दिल्ली में आ गए थे तब तक, और जब वो रहते थे लेकिन वो लोग बहुत छोटे इलाके में रहते थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और ये आजकल जो गुड़गांव और प्रेजेंट डे नोएडा गाजियाबाद वो सब बिल्कुल सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था। सुल्तान केवल छोटे से किले में रहता था, समझ गए, और बहुत ज्यादा हेविली फोर्टिफाइड टाउन था, यानी बहुत ज्यादा उसने किले बना रखे थे और उसके अंदर वो रहता था क्योंकि उसे अटैक से डर लगता था। ठीक है, सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटी। जो सिटी के दूर वाले इलाके थे उसमें सुल्तान का कंट्रोल ही नहीं था। ठीक है, सिटीज जो थी वो जो वर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड एंड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाई, और इसी वजह से जो दूर के इलाके थे वो सुल्तान के डायरेक्टली कंट्रोल में ना होने की वजह से वहां पे मैक्सिमम लोग ट्रेड पे यानी एक दूसरे से ट्रेडिंग करने पर डिपेंड रहते थे, या फिर ट्रिब्यूट किसी ने किसी को दान दे दिया इस पर डिपेंड करते थे, या फिर प्लंडर पे डिपेंड करते थे। प्लंडर मतलब लूट पाट से वो लोग काम चलाते थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऑर्डर था जैसे आज हमारे यहाँ है कि एक सिटी है उसके अंदर एक इलाका होता है, उस एक वार्ड होता है, उस वार्ड से एक इलेक्शन लड़ता है, और सिटी के बाद एक दूसरी सिटी होती है, फिर एक लॉज एंड रेगुलेशंस, एक पूरा स्टेट होता है और प्रॉपर मशीनरी है, बिग बास्केट की डिलीवरी चल रही है, सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, कोई किसी के यहाँ लूटपाट नहीं कर रहा है। उस वक्त ऐसा नहीं था। सुल्तान का जो कंट्रोल था केवल उसके किले पर ही था, और जो दूर के इलाके थे वो लोग लूटपाट मचा करके अपना काम चलाते थे क्योंकि सुल्तान कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। समझ गए? इसका ये मतलब है कि सुल्तान लोग दिल्ली के दूर के इलाके को इतना ज्यादा नहीं कंट्रोल करते थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। ठीक है, मैम लूटपाट तो अब भी होती है। अभी होती है बेटा, लेकिन अभी सजा भी तो मिलती है। लेकिन उस वक्त जो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में केवल फोर्ट के अंदर सुल्तान की चलती थी, पूरे दिल्ली में नहीं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दिल्ली क्या पूरे इंडिया में सुल्तान की चलने लगी, उसी की स्टोरी है। तो एकदम जो भी स्टार्टिंग में सुल्तान केवल फोर्ट के अंदर रहता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और अगर सुल्तान ने मान लो लड़ाई करके बहुत सारे इलाके जीत भी लिए, तब भी वहां पे तब उस वक्त इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि ट्रेन और प्लेन से पहुंच गए। तो दिल्ली में अगर सुल्तान बैठा है तो जो अगर दूर के उसके डिस्ट्रिक्ट होते थे, चाहे बंगाल के हो या फिर सिंध यानी पंजाब वाले रीजन में हो, तो चाहे ईस्ट या वेस्ट में, सुल्तान को बहुत डिफिकल्ट होती थी अपने दूर के इलाके को कंट्रोल करने के लिए। वहां पे जगह जगह पे रेबिलियन चलते रहते थे, लोग बात बात पे सुल्तान के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, बहुत बारी वॉर भी होता था, और वेदर भी ऐसा रहता था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। यानी कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जो कहानी है वो केवल एक ही बात बताने की कोशिश कर रही है कि 13वीं सेंचुरी में सुल्तान की केवल दिल्ली और उसके बहुत छोटे से आसपास के इलाके पर चलती थी। जो दूर वाले रीजन थे जैसे सिंध, पंजाब, बंगाल, बिहार,